सो हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक यादव है और आपका स्वागत है द बैक बेंचर्स में। रियली मैं बैक बेंचर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। ओके, तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो ये अभी जो बच्चे 9th पास आउट होके, जो भी बच्चे किसी भी बोर्ड से हो है, जो बच्चे 9th पास आउट होके 10th में आए हैं, तो उनके लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो इसके बेस पे करीबन बोर्ड में 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता ही आता है। 5 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं और बाकी के जो कि बच्चे आपके 3 मार्क्स के वो एमसीक्यूज वाइज वरना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं। तो आज का हम आएंगे एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और बेसिक चैप्टर करेंगे तो फिर क्या जो 8 मार्क्स हैं हमारे वो कैप्चर्ड हो जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब इसका मतलब क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो हमें इसका पहले मतलब ये निकलता है कि अरे मैं इसको रेज कर देता हूँ। हाँ, तो देखो सबसे पहले हमें इसमें दो ही चीज़ें दे रखी, ले देखिए हमें बस दो चीज़ें। एक तो क्या है, एक रिएक्शन और इक्वेशंस। इक्वेशन सबको पता है क्या, वही Zn प्लस एस कुछ भी Zn प्लस SO4 ले लिया, वही इक्वल करके वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो वैसे हम एक ले लेते हैं एक एग्जांपल, ये मैंने मस्ती में लिखा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया हमने क्या कहते हैं उसको, हाँ सी, हमने कार्बन ले लिया प्लस O2, क्या बना CO2, H2 प्लस O, क्या बना H2O। ये इक्वेशंस है, ये हमारे मैंने अभी जो लिखे हैं मैं मार्क करते हैं फर्स्ट और ये सेकंड। बहुत छोटा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा बस इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये हाँ, ये हमारी बेसिक इक्वेशंस है जो कि हम नॉर्मली करते हैं। तो अब इसमें बात आती है, तो हम इसमें क्या, इसमें है कैसे समझने के लिए, इसमें समझने के लिए बस साफ बात है कि देखो पहले तुम्हें रिएक्शन को समझना है। अभी पहले हम समझेंगे रिएक्शंस को कि रिएक्शंस होते क्या हैं। तो थोड़ी एक बात लाते हैं कि एक बात लाते हैं कि भाई सब अभी काफ़ी बच्चे होंगे जो TTG मीन्स टी टाइटन्स गो शायद देखते हैं या शायद नहीं देखते हैं। बट एक एपिसोड था जिसमें रॉबिन क्या कहते हैं उसको, हाँ थैंक यू डिनर है, वो आदला बनाता है। तो फिर उसमें चूहे, वो बीच में चूहे लाता है, तो क्या कहता है वो, इतने सारे चूहे कहाँ से आए। उसे बोला मामा माउस प्लस फादर माउस इज इक्वल्स टू बेबी माउस। वही इसमें हाल है, बस वह यही चीज़ बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। तो बस किसी भी मान लो, अभी मैंने बताया जैसे C प्लस O2, मान लो तुम इसे मामा माउस, और मान लो इसे तो क्या कहते हैं फादर माउस इज इक्वल्स टू बेबी माउस। टेक्स्ट ऐसे हम मस्ती से पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। तो हम पढ़ते हैं पहले कि रिएक्शंस क्या होते हैं। किसी भी रिएक्शंस को जानने के लिए हम ये बोलते हैं कि किसी भी दो कंपाउंड को मिलकर, 2 या उससे ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 से जो भी कंपाउंड मिलकर एक सिंगुलर कंपाउंड बनाते हैं। यानी मैंने दो कंपाउंड्स को लिया। एक कौन है, एक है हमारा क्या कहते हैं O2 प्लस O, यानी O2 प्लस O ले लिया, क्या बना ओजोन। तो दो कंपाउंड थे, दो कंपाउंड मिलके क्या बने हैं, ओजोन बन गए, ठीक है। इससे एक सिंगुलर कंपाउंड बना है, डबल कंपाउंड मेक सिंगल कंपाउंड। तो ये है व्हेन 2 और मोर देन compounds are react with each other they make a singular compound called reactions।
केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, ये चीज़ें ये है, इसको लिख सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं एक रिएक्शन में। जैसे कि हम एग्जांपल लिखना ज़रूरी है कि साइंस के एग्ज़ाम में अगर तुम किसी भी डेफिनेशन से उसके एग्जांपल लिख दो या चाहे उस चीज़ का डायग्राम बना दो, तो सामने वाला एग्जाम में तुम्हें झक मार के देगा मार्क्स, बिल्कुल। तो ये सबने लिख ही लिया होगा, आगे चलते हैं। और अगर नहीं लिखा तो वीडियो को बैक लेके पॉज करके फिर देख लेना। तो देखो, अब एग्जांपल दिया हमने a + b, ये हमारे रिएक्टेंट है। प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मतलब वैसे मैं पहले भी वो अभी जो वो वर्ड बोला उसको प्लीज़ मत जाना, ठीक है। और मेरी स्पेलिंग से मत जाए, कभी गलत हो जाती है। तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, यानी 2 कंपाउंड्स हैं जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 2 कंपाउंड्स हैं जिसको हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनाया, ए बी कंपाउंड बनाया, यानी प्रोडक्ट। इसलिए जो हमारे LH साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जोड़ते हैं, LHSRHS, ठीक है। अब LHS वाले हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो RHS वाले होते हैं वो हमारे होते हैं क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, सॉरी, कभी याद नहीं रहता, तो प्लीज़ डोंट माइंड दिस ऑल, ओके। तो हमारे जो सॉरी मैं भी बोल सॉरी मैं गलती से, तो ये जो LHS वाले होते हैं हमारे कंपाउंड, और RHS वाले होते हैं हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, या ये याद रखना, ये पूछ लेते कि LHS वाले क्या होते हैं, RHS वाले क्या होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल लिख लेना। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि भाई एक चीज़ आती है, अब सामने वाला पूछे, अब सामने वाला एक नाम है, एक बंदे को लेते हैं, एक है शॉन्टी नाम का, एक शॉन्टी नाम का लड़का है। वो भाई साहब आराम से पार्क में बैठे होते हैं, एक अंकल जो दौड़ के आते हैं, बोलते हैं, और शॉन्टी ये बता कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं। तो फिर वो बता नहीं पाता, तो फिर वो उसको हम कैसे समझेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो शॉन्टी हम समझाने के लिए क्या करेंगे, हम बताएंगे कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते क्या, कुछ होते हैं महान बुद्धि लोग, चाहे तुम्हारे घर में भी मिल सकते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, होता है कोई किसके अंदर चुल मची रहती है कि बच्चे से कुछ पूछ लिया जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम आप शॉन्टी को समझा देते कि भाई केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो यहाँ पर है हमारा अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेरे बोर्ड थोड़ा टूटा हुआ है तो थोड़ा वो वैसे मिस्टेक्स आ रही है, उसका प्लीज़ देख लेना, ओके। तो अब हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टोटल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे पास 6, ठीक है। देयर आर 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये 6 टाइप्स क्या होते हैं, मैं बारी बारी सबको समझाऊंगा, बारी बारी सारे लिख लेना, मेरे बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है। तो अब हम सारे केमिकल जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वो लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन क्या होती है, किसी भी 2 कंपाउंड को मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाना, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। हमने कोई भी हम जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम 2
H2 प्लस O2 लेंगे, O2 लेंगे, ठीक है। मैं वैसे क्या कहते हैं उसको, मैं थोड़ा बैलेंस करके लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा 2H2O, ठीक है। मैंने इसको बैलेंस करके लिखा है, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो H2 है प्लस O, ठीक है, O2, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपाउंड सिंगुलर स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए हम उसके आगे 2 लगाते ही लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, तो H2O। यहाँ पर 2 कब आ गया, पहले मैंने बैलेंस आ गया, पर 2 का आ गया, हम इसलिए मैंने यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था बस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया है। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, सो इट इज, मेरे को सामान गिर गया था। तो इट इज a type of chemical reaction in which two compounds, two reactants are react with each other and make one singular product like this, okay. It is a type of reaction in which two reactant react with each other and make one product, ठीक है। बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इतना सा ही है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी आसान है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया है, अब हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पक्का, मुझे ये उम्मीद रहेगी कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा दूसरा, इट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अब भाई सबको आइडिया में क्या आता है, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो वर्ड है, ये डिकम्पोजिशन वाला वर्ड है, उस वर्ड से हमें क्या आता है, साफ बात है, हमें यही आता है कि भाई डिकम्पोजिशन किसी चीज़ का सड़ना, गलना है, खराब हो जाना, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे केमिकल्स में, कि भाई केमिकल्स में डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो फिर इसके भी कुछ टाइप्स हैं, पहले मैं डिकम्पोजिशन के बारे में बता दूँ, उसके बाद उसकी टाइप्स पे आऊँगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन when one product break down and make one two reactant, ओके। ये है हमारा when one product break down and make two reactant। मान लो मेरे पास है एक, क्या कहते हैं, हाँ, एक केमिकल है ZnCO3। अब हम उसको डिकम्पोज कर देंगे, में लग गई यार, ZnCO3, ठीक है। मेरे पास ऐसे केमिकल कंपाउंड है, सॉरी केमिकल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोलेंगे, केमिकल प्रोडक्ट है, वो हो गया ब्रेक डाउन, इसकी वजह से, हीट की वजह से मैंने हीट लगा दी। ये चीज़ें लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर आपको इसके नाम भी याद है तो आप यहाँ पर नीचे ऐसे करके लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किससे ब्रेक डाउन हो गया, ZnCO2 में ब्रेक डाउन हो गया, बाकी का आप ZnCO
CO2 में ब्रेक डाउन हो गया। वैसे यहाँ पर रुक जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ी, इधर का ओ कहाँ भाग गया। हाँ, इधर वो ओ को लाना पड़ेगा ना, इधर के ओ को लाना पड़ेगा, इधर के ओ वही है, देखो इधर के ओ को लाना पड़ेगा, Zn O प्लस CO2, सॉरी ओ को मैं भूल गया था। ओके, तो ZnCO3 को तो हमने ZnCO3 केमिकल प्रोडक्ट लिए, तब वो हीट, तब उसको हीट दे दी गई, तो वो दो चीज़ों में बच गया। तो Zn क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये जिंक कार्बोनेट था, ये जिंक कार्बोनेट है, और ये तब ब्रेक डाउन तो जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो जान लेते हैं। लिख लिए, पहले लिख लिए, लिख लिया। अभी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रो। थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रो। तो पहले आता है हमारा इसका थर्मल, फोटो, और थर्ड इलेक्ट्रो। इनका मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन, पीछे थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो अभी हम थर्मल से समझ में आ गया, हीट की वजह से। फोटोलाइसिस जो सन की सनलाइट होती है उसकी वजह से, और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी जो बम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे तब। तो हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, हम जानेंगे थर्मल के बारे में। अब थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम बात करें तो अभी हम लिख लेते हैं इसको पहले। इन थर्मल डिकम्पोजिशन, reaction, in thermal decomposition reaction in the chemical compound provide heat to decompose और break down ओके। ठीक है, अगर वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो प्लीज़ आप 2x पे करके देख लेना। ओके, तो ये है हमारी सारी चीज़ें। ठीक है, कि ये होता क्या है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है कि हमने कोई भी केमिकल कंपाउंड लिया, जिसका भी थोड़ी देर पहले लिया हमने जिंक कार्बोनेट के बारे में। जिंक कार्बोनेट लिया हमने, और जिंक कार्बोनेट से तब जिंक कार्बोनेट को हमने जब जिंक कार्बोनेट को हमने तब हीट प्रोवाइड करवाई तो क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया। अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अगर ये वाली समझ में ना आई हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तब जिंक कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड करवाई तो फिर वो ब्रेक डाउन हो गया। ओके, आप ये एग्जांपल लिख लेना, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर डेल्टा हीट का साइन होता है, या नीचे हीट भी लिख सकते हो, ZnO CO2 जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाली डेफिनेशन अगर समझ में ना आए तो मैं इधर एक
एक सुझाव देना चाहूँगा, हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। कभी काम में अगर आपको टीचर्स की या मेरी खुद की अगर समझ में ना आए तो अपनी लैंग्वेज में अगर उसको लिख के देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, अगला है हमारा फोटोलाइसिस। अगला है हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइसिस क्या होती है? साफ बात है कि फोटोलाइसिस में यही बात होती है कि भाई साहब कि अब हमारे पास दो कंपाउंड, एक कंपाउंड है, हम उसको सनलाइट देख के हम उसको क्या कहते हैं डिकम्पोज करवाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड सनलाइट to a chemical, it got decomposed. ठीक है, जिसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये अपनी खिड़की है, ये तुम ये डायग्राम भी बना सकते हो अगर आता हो तो। ये अपना सन है, सन भाई साहब जी हैं, बड़े प्यारे बकरी जैसे दिख रहे हैं। ओके, ये अपनी खिड़की है घर की। ये एक टेबल रखा है इधर, ये ड्राइंग मत जाना, मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है। और यहाँ पर एक जो ये बीकर है, एक बाउल है। बाउल में हमने क्या रखा है? हमने रखा है कोई कंपाउंड रखा है। अब किसको कंपाउंड का नाम पता है? क्या हो सकता है? वो है अपना मशहूर भाई साहब ZnCl जिंक क्लोराइड या जिंक क्लोरीन भी बोल सकते हो। जिंक क्लोराइड जी है यहाँ पर, और जिंक क्लोराइड जी को ना धूप लेने का बहुत शौक है। जिंक क्लोराइड जी को धूप लेने का बहुत शौक है, इसलिए वो धूप अपनी वाइफ यानी क्लोरीन के साथ से है ना, वो क्या कर रहे थे, आराम से धूप सेक रहे थे। बट क्लोरीन बहन जी हैं, उनको धूप लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जबकि जिंक भाई साहब को तो धूप पसंद है, तो क्या करती है जो क्लोरीन जी है, वो क्लोरीन जी क्या करते हैं, उनके साथ ब्रेकअप कर लेती है और उड़ जाती है हवा में, ठीक है। साइन लगा ना, अगर कोई भी चीज़, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस जा रही है, गैस जो इवोल्यूट हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है उसका है, तो आप ये आउटवर्ड का साइन लगाओगे। और भाई साहब क्लोरीन बहन जी जिंक भाई साहब को छोड़ के चले गए, जिंक जी अकेले पड़ गए। आप फोटोलाइसिस लिखोगे, ठीक है। अब आगे पे जाए, ये आगे समझ में, अगर समझ में आ रहा तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा प्लीज़। मेरा बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा लिख नहीं सकता। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मतलब अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ मैं अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट में हाँ लिख देना। ओके, तो कौन बच्चा है जो कि कहते हैं डिस्कवरी साइंस को लिखता है, ठीक है। जो भी डिस्कवरी साइंस को प्लीज़ हाँ कर देना, क्योंकि उसमें एक बार एक शो आता था शायद, अभी शायद आता है नहीं पता, बट वो रॉकेट के इंजन के लिए वो वाटर से फ्यूल बना रहे हैं। अब कैसे वाटर से फ्यूल कैसे बन सकता है? जस्ट सिंपल सी बात है, क्या होता है रॉकेट के इंजन में, क्या होता है, साफ बात होती है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। ओके, ये दो मेन कंपाउंड्स हैं जो कि रॉकेट के इंजन फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो वो वाटर का क्यों यूज़ कर रहे थे? वो वाटर का इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में, जब इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने पूरा ये लिया है, बीकर लिया है, ठीक है।
ये बीकर लिया है। अब बीकर में मैंने वाटर रखा है, ठीक है। ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर भी बना देता हूँ, बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पर एक बीकर इसमें डिप किया है, एक बीकर इसमें डिप किया है, एक बीकर इसमें डिप किया है, और इसमें मैं दे रहा हूँ एनोड और इसे मैं दे रहा हूँ कैथोड, ठीक है। और ये दोनों एक बैटरी से कनेक्ट है, ये हमारी बैटरी होगी, चलो, ठीक है। ये वाटर है, ये अपना एनोड है, ये अपना एनोड है, और ये अपना कैथोड है, ठीक है। ये वाला सबका एनोड है, ये वाला कैथोड है, मैं बीकर है, वाटर रखा है। जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, ठीक है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, सभी 6th क्लास में ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बहुत बनाया होगा, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन होता है और 2 सॉरी हाँ, और क्या कहते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही होता है, सिंपल सी बात है। जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि भाई साहब से जब बिजली जाती है ना, ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि तब जो बिजली जी पास होती है, जब बिजली जी पास होती है, ठीक है, बिजली जी इनमें से पास होती है, तो ऑक्सीजन जी है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं। अब पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं ये बात समझाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, तो देख लिया होगा सबने कैसे बनाया है। तो क्या है कि अभी जब बिजली जी पास होती है, ओहो सॉरी मैंने चिल्ला दिया, हाँ, ठीक है। जब बिजली जी तब जब करंट पास होता है इनका, ठीक है, बिजली जी का जब करंट पास होता है तो उनको प्यार हो जाता है एनोड जी से। ऑक्सीजन को किससे प्यार हो जाता है? एनोड जी से, ठीक है। पहला बता रहा हूँ, वैसे ये गारंटी होगी। इनको प्यार हो जाता है, ऑक्सीजन जी को प्यार हो जाता है एनोड से, और फिर अगर कभी उसने सोचा कि भाई साहब, और हाइड्रोजन भी बड़ी कमाल के हैं, मतलब कमाल की है, क्योंकि वो तो है, वो बॉय है और गर्ल है, तब दोनों का ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप से क्या हुआ, वो O2 जी एनोड के पास चले गए, और H2 चले गए कैथोड के पास। ये था। वैसे बात थोड़ी अगर घूम के लगी होगी तो वैसे समझ में आ जाएगा, मैं बताया आपको, बस थोड़ी मजेदार करने के लिए बताया। when we pass electricity when we pass electricity in a chemical compound, so when we pass electricity in a chemical compound, it decomposes. अगर वो बात थोड़ी घूम फिर के लगी होगी तो साफ बात है कि हमने जो H2O है उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा है, जिस कारण वो ब्रेक डाउन हो गया H2 और O2 में, और नीचे इलेक्ट्रोलाइटिस लिख देना। ओके, हाँ, बात से आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप एक बार देख लो। पानी पी लेते तुम तक।
ओके। तो बस सा बात हमारी यही है कि डिकम्पोजिशन में होता क्या है। तो अगर हम फिर अभी बात करें आगे, तो ये 3 चीज़ें पक्का समझ में आ गई होंगी आपको। हाँ, अब हमारी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? साफ बात है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि दो केमिकल कंपाउंड्स अपनी जो म्यूचुअल कंपाउंड्स की आपस में शेयरिंग्स कर देते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट में यही होता है। ओके, तो हम इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, इधर हमारे पास है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4। ठीक है, इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये जो दो केमिकल कंपाउंड्स हैं इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। उन दो के पीछे म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएंगे ZnSO4 और Cu। क्रोम जो कॉपर है, कॉपर ने SO4G का साथ छोड़ा कि उनको पता चला कि SO4G दगाबाज निकली, और दगाबाज जी को छोड़ वो तो अलग हो गए, और SO4G और जो SO4 है बहन जी वो आ गई Zn के पास। तो यही हुआ कि जो ये इसका एक म्यूचुअल कंपाउंड था, वैसे इसका एक म्यूचुअल कंपाउंड था जो उधर जाके डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ये होता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये रिएक्शन लिख लो, बहुत काम आएगा। मैं नीचे की कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। ओके, देन अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in the chemical equation, there are mutual sharing of compound in the reaction। ये है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर समझ में आ गया हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अभी आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो फिर बस अभी वीडियो को पॉज कर लेना और 5 मिनट का ब्रेक कर लें, क्योंकि आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग उतर रहे हो। 5 मिनट का ब्रेक लें। इंस्टाग्राम मत चलाना, उसकी लत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है। तो अब हमारा है अगला हमारा आता है एक और 4 हो गए। कॉम्बिनेशन हो गया अपना, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे अभी 3 हो गए, चौथी आएगी वो है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं जो मिस कर रहा हूँ वो मेरे नोट्स है। अगर आपको कोई नोट चाहिए तो मैं आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे ले सकते हो, मैं आपको डीएम कर दूँगा। तो इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? It is a chemical reaction in which the two compounds in their aqueous solution react to form 2 new compounds by the mutual exchange of their reactants। तो साफ बात यही है कि जो मैंने पिछले में बोला था वही है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक और डेफिनेशन तो अब मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। Those reaction
in which a more active metal displaces a less active element from its. ओके, तो ये चीज़ें हैं. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ये क्या है कि जो म्यूचुअल, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बट उसमें क्या होता था, उसमें एक चीज़ की म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, जो एक ही कंपाउंड जो इसमें था कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट में चला जाता है. हम ये भी लिख सकते हैं द मोर एक्टिव एलिमेंट in those reaction in which the more active metal displays a less active element for its. ओके, वो खुद से. तो इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है कंपाउंड्स की. इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है कंपाउंड्स की. तो जैसे कि मेरे पास ये है, दो केमिकल है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AB. इनकी और इनकी, इन दो कंपाउंड्स की शेयरिंग हो गई. ये जो B था वो C के साथ चला गया, और जो D था वो A के साथ चला गया. वही ब्रेकअप वाला सीन अभी चल रहा है. देखो, ब्रेकअप हर तरफ है और केमिस्ट्री सबसे बेहतर है. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर मैं इसकी केमिकल इक्वेशन की बात करूँ तो BaCl प्लस H2SO4. तो BaClSO4 या BaSO4 होगा. हाँ, BaSO4 होगा. ओके, और BaSO4 और ClH2 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा. ओके, तो इधर भी एक हो जाएगा अपना. तो अब आगे का करते हैं. तो आगे का हमारा आता है, हमारे जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, 5 हो गए हमारे यहाँ पर. अगला आता है हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन. हाँ, ये है. अगला आता है हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन. ओके, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच सॉल्यूबल आयंस ऑफ कहते हैं सेपरेट सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन कंपाउंड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन. इसमें क्या होता है, कोई भी दो सॉल्यूबल पार्टिकल्स हो, कोई भी सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, कोई भी दो सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे में मिलके एक क्या कहते हैं, एक्वस या एक सॉल्यूशन कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ओके, मान लो जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ में नमक, एक है मेरा नमक का पानी, एक है मेरा चीनी का पानी. ठीक है, मीठा और खारा पानी, उन दोनों को, वो दोनों सॉल्यूबल है, दोनों को मैंने मिला दिया. क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बनाया उन्होंने. ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैंने डिटर्जेंट ले लिया, डिटर्जेंट में वाटर मिलाया, उसको भी हम सॉल्यूशन कहेंगे. हम सॉल्यूशन उनको कहते हैं जो कि वाटर में मिले होते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं, सॉल्यूबल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशंस. ओके, तो इधर मैं लिख दूँ ऑब्वियसली, इट इज़ अ रिएक्शन विद सॉल्यूबल आयंस ऑफ सेपरेट सॉल्यूशन. सॉल्यूबल आयंस मैंने अभी बोला था, जैसे कि नमक का पानी का अलग है, चीनी का पानी अलग है. चीनी का फॉर्मूला क्या है, कहते हैं C12 H22 O16 यही होता है. और NaCl, दोनों में आयन भर के पड़े हैं, दोनों में आयन भर के पड़े हैं ना, वही है. ये दोनों सेपरेट सॉल्यूशंस है, मिला, दोनों ने एक बना दिया. ठीक है, इधर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. In the reaction, soluble ions
of separate solution compound, separate solution compound are mixed and make a solution। ये है। अगर इसकी कोई रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन हो सकता है, इसका रिएक्शन है BaCl, वही अभी मैंने बताया, ठीक है। और इधर पर इधर Na कहते हैं NO2 और SO4, ये दोनों एक्वस है, ये भी एक्वस है, पानी में मिला हुआ, ये भी एक्वस है, पानी में मिला हुआ, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। और इधर तभी इनका बीच का रिएक्शन है तो ये बनाते BaSO4 और 2NaCl। जी क्या बात है, वही बना, एसिड भी बना, एसिड नमक बन गया, बस ये चीज़ है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे आगे आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब आते हैं हमारा आगे से, यहाँ से आगे बहुत सिंपल है। अब इतना सिंपल है ना, मुँह ज़ुबान याद रहेगी आपको ज़िंदगी भर, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया है। अब आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने 7th क्लास या 6th क्लास में एक चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में यही एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हम पढ़ा था कि जब कोई भी दो एसिड हम बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका ही मतलब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया, हाँ, डिकम्पोजिशन पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हम अगर एक क्वेश्चन आता है कि जो पेट में जो रिएक्शंस होती हैं खाने पचाने की, उसका हम क्या कहेंगे, तो अब उसको भी हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एक मार्क्स का आता है, ध्यान रखना। तो अगला आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन when two or more, sorry गलत हो गया, when acid and base are react with each other they form salt and water called neutralization reaction, ओके। ये चीज़ें होती हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है। अगर हम इसकी एक वो लें, क्या कहते हैं उसको, हाँ, अगर हम इसके एक इक्वेशन लें तो NaOH प्लस CH3COOH, ये वैसे वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। एक वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, गलती हो गई, सॉरी। तो ये अपना वीक एसिड है और ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो इधर बनता है हमारा CH3COONA प्लस में H2O, ठीक है। ये अपना एक सॉल्ट है और ये अपना वाटर हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, ओके, तब अब हम इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, अब इधर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है। साफ बात है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में है और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना और ऑक्सीडेशन का एड ऑन हो जाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन in the reaction there are removal 2 मिनट पेज गायब है। There are in the reaction there are removal of hydrogen and add on of oxygen। वही कि तब न्यू ईयर में, जब भी न्यू ईयर होता है, ठीक है, तो न्यू ईयर में क्या होता है, न्यू ईयर की कभी काफ़ी लोग रील देखते हैं, तो होता है कि 2000 अभी जैसे 2023 चल रहा था है, अचानक 4 दौड़ता है क्या कि तेरे वक्त हो गया मैं आऊँगा, तो वही हुआ। जो 3 था वो हाइड्रोजन था और 4 क्या था, वो कहते 3 क्या था अपना हाइड्रोजन था, 4 है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने कहा निकल तो यहाँ से, ये मेरी जगह है, ओके, तो वही हाइड्रोजन ने बात मानी और वो चला गया। ओके, तो ये हुआ कि अब हम अगर इधर हम ले तो इधर है हमारा 2mg2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू mgO2 2mgO2। ओके, तो अब आप इधर बोलोगे कि भाई कि भैया कि इधर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, आपने रिमूवल कैसे बोल दिया, फिर आपने इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, आपने रिमूवल कैसे बोल दिया। हमने बात की रिमूवल की, वैसे हाइड्रोजन है बट रिमूवल की बात की। इधर ऑक्सीजन था नहीं था, अकेले कंपाउंड था ना, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन था नहीं बट ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन एमजी में ऐड हो गया ना, O2G को एमजी से प्यार तो हो गया ना, अब वही प्यार इनको एमजी O2 में आ गया। ओके, तो ये है कि बस हमने ऑक्सीडेशन में O2 की इस पर एड ऑन हो जाती है, सब बात है। और कुछ का एक क्वेश्चन आता है कि यू हैव एन केमिकल इक्वेशन and you had to tell what is this reaction, this is oxidation reaction or reduction reaction और many reaction की कौन से reaction है, कौन से दूसरे reactions हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। तो अब मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ। और आप अगर रिडक्शन का भी कोई क्वेश्चन पूछे, 1 मार्क्स से वैसे क्वेश्चन आता है, अगर कोई रिडक्शन का भी पूछे तो मेरे अगर आपको रिडक्शन के बारे में पूछे, रिडक्शन के बारे में, तो साफ बात है यार, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एड ऑन, ठीक है। तो इन द केमिकल equation, there are add on of hydrogen and add on, removal
ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ है कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि इधर जो ये होता है, क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन, कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। अगर मैं इसकी एक वो करूँ केमिकल इक्वेशन तो CuO प्लस H2, इधर हो जाएगा इसका हो जाएगा इधर Cu प्लस H2O। तो इधर O था इधर से इधर कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ठीक है, तो इधर रिडक्शन हुआ, इधर रिडक्शन हुआ, इधर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इधर रिडक्शन हुआ है क्योंकि इधर रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, और इधर हुआ है एड ऑन। अब ऑक्सीजन इसमें आ गया था। ठीक है, अब ऑक्सीजन इसमें आ गया क्योंकि अब ऑक्सीजन इसमें आ गया तो इसमें जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन आ जाए उसको हम ऑक्सीडेशन तो कहेंगे। ठीक है, अभी यही चीज़ है बस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। सब आता है रिडॉक्स जिसमें दोनों चीज़ एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी साथ हो और क्या कहते हैं उसको रिडक्शन भी साथ हो। सेम बात है। और हम बात करेंगे अब इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते क्या है? ऐसे कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन को ऐड करने में मदद करे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में कि ऐसे कंपाउंड्स the substance which either gives oxygen or remove hydrogen is known as oxidizing agents. These compounds, अगर मैं बोलूँ these compounds are helping add on of oxygen and removal of hydrogen called oxidizing agents. ठीक है, ये होती है हमारी वो, ये हमारा ऑक्सीजन। अब हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, अगला है हमारा कि ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम है KMnO4। फिर दूसरा है अपना K2Cr2OH O4 वैसे बस बताता हूँ। HNO2 है, फिर अपना Cl2 है, फिर आपका H2O2 है, फिर आपका O3 है। ये चीज़ है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और रिडक्जिंग जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, बस सेम बात है कि अपोजिट्स होते हैं इसके, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वीडियो भी अभी 1 घंटे की होने वाली है, तो थोड़ी ज़्यादा हो तो प्लीज़ आप 2x पे करके देख लेना। ये मत देखा कि भाई बहुत लंबी मैं टाइम कहेगा। देखो बच्चा पढ़ने में होता ही है। मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहूँ कि देखो वीडियो लंबी होगी ही और आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं में हम सोचते हैं कि लंबी नहीं है, नहीं देखें कोई दूसरी देखेंगे, तो देखने से पड़ेगी।
क्योंकि सभी एक एक घंटे की है, कोई एक एक घंटे के ऊपर है, कोई भी नहीं मिलेगी। रिविजन के टाइम पे आपको उससे शॉर्ट मिल सकती है पर्टिकुलर। और फिर इसकी आवाज़, इसके अगली वीडियो में SST की डालने वाला हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ आप लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं और वीडियो बनाने में हेल्पफुल रहूँ आपके लिए। अगला आता है हमारा बेस साफ आता है। बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी यही है, रिडॉक्स वगैरह हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, कोरोजन। हाँ, ये चीज़ें लास्ट के हमारे 2 चीज़ बचती हैं। ओके, लास्ट के हमारे 2 चीज़ें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यही चीज़ें थी और कुछ नहीं था। उसके आगे भी साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी जो मैंने बोला उसमें भी यही चीज़ें थी। अगली चीज़ हम करेंगे वो है कोरोजन। कोरोजन कई बार आपने मार्कर रख देता हूँ, कई बार देखा होगा, ठीक है, कोई भी अपने पास एक आयरन की शीट रहती है, उस आयरन कोई एक आयरन की शीट रहती है, उसके ऊपर कई बार आपने अलमारी में भी देखा है, कई अलमारी है कि कोई भी लोहे की चीज़ है, तो जो कोई ब्राउन ब्राउन पार्टिकल सब्सटेंस जम जाते हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। तो उसको जो ब्राउन ब्राउन है पार्टिकल्स होते हैं, ये ब्राउन डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही हम कहते हैं कोरोजन उर्फ रस्टिंग जंग, ठीक है। इसका मतलब भाई साहब जो साइंटिस्ट जी थे उन्होंने बोला कि भाई रस्टिंग से क्या होगा, बच्चों को तो वही थोड़ा कंफ्यूजन वाला लानी चाहिए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कोरोजन रख देते हैं, कोरोजन नाम रख दिया। सिंपल कभी ये कभी सिंपल नाम रखेंगे भी नहीं और हमारे साथ यही होता रहेगा। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे वाले पे। तो आगे वाले में हमारा ये है कि कोरोजन में बारे में कि हम कई बार ब्राउनिश पार्टिकल्स देखते हैं आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर, उन जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं। ओके, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं। कोरोजन का उर्फ नाम रस्टिंग है और हिंदी में बोले तो जंग, है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द आयरन आर्टिकल्स are exposed in moisture and moisture और ऑक्सीडाइज सरफेस ऑक्सीडाइज सरफेस। ओके, तो हम कोई भी चीज़ अगर हम देखो, अगर मैं एक लोहे का जो चीज़ है, अब इस लोहे को चीज़ को मैं अगर बाहर रख देता हूँ, मतलब बाहर रख देता तो उसको मॉइस्चर एयर में, एटमॉस्फेयर में मैं खुला छोड़ देता उसको, तो द आयरन आर्टिकल गेट कोरोडाइज, ठीक है, कोरोडाइज। ये चीज़ हो जाती है। और अगर कई बार टीचर मांगते हैं वेयर इज वर्क, तो वर्क के लिए आप थोड़ा उसको लंबा लिख सकते हो अगर आपको आता है। अगर आपको आता कि आप बोलो कि भाई साहब अगर मुझको हमको आता तो हम लिखना देते, तो फिर भी कोरोजन के बारे में तो कोई भी लिख सकता है। तो ये इस चीज़ के बारे में 6th क्लास में पढ़ के आ रहे होते हैं और हम बचपन से इसके बारे में सीखते हुए आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बोलूँ the chemical process of slow eating of the surface of the metal when kept open for a long time is called corrosion. Okay, in case of iron is called rusting. Rust is a flaky brown substance then forms or iron object left exposed to the atmosphere for too long time, especially it is the object get wet, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कोरोजन कब होता है,
तब हम किसी भी आयरन आर्टिकल या आयरन आर्टिकल को तब हम बाहर एक्सपोज कर देते हैं, बाहर हम ला देते हैं, बाहर एक्सपोज कर दिया जाता है। एक्सपोज वैसे एक्सपोज नहीं, एक्सपोज में रख दिया जाता है, वेट सरफेस पे एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है। तो उसमें फ्लेकली ब्राउन सब्सटेंस आ जाते हैं, फ्लेकली ब्राउन सब्सटेंस आ जाते हैं। मैं एक डायग्राम समझा देता हूँ। ये अपनी आयरन आर्टिकल है, इसमें को ऐसे छोटे छोटे मतलब मैं जरूर बना देता हूँ। मैं ऐसे आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी आयरन की आर्टिकल है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक स्माइली सरफेस बना रहा हूँ जो कि अपना है रस्ट है। ओके, ये अपना रस्ट जो जंग लगाने वाला रस्ट है, जो फ्लेकली पाउडर ये है वो। ठीक है, ये आपका फ्लेकली ब्राउन सब्सटेंस है, फ्लैकी ब्राउन सब्सटेंस। ओके, ये अपना फ्लेकली ब्राउन सब्सटेंस है और हमने इसको बाहर सन जो एटमॉस्फेयर सन दिख रहा है और यहाँ पर एयर जा रही है, हमने इसको बाहर रख दिया है। और ये है अपना वाटर। ठीक है, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर रखा है, वाटर के ऊपर रख दिया है, जिस कारण ये छोटे छोटे आयरन फ्लेकली सब्सटेंस पर जम गए हैं, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। और ये इस प्रोसेस में जो आयरन है वो खराब हो जाता है। तो अब इसको प्रिवेंशन भी लिखना होगा हमें, इसका हमें प्रिवेंशन भी लिखना होगा, क्योंकि कई बार मांगता है कि अगर कोरोजन हो रहा है तो कोरोजन के बारे में बताइए। 5 मार्क्स का आता है, 5-4 मार्क्स का आता है। तो कई बार पूछता है कि भाई कोरोजन क्या होता है, इसकी प्रिवेंटेशन लिखिए। प्रिवेंशन क्या लिख सकते हैं कि इसके हम पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं इसकी, हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी ऑक्सीडाइज करें और इसको क्लीन रखना हमेशा है, और क्लीन रखना, और साथ में कि इसको एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज ना किया जाए। नॉट टू एक्सपोजिंग एटमॉस्फेयर, ये हम कर सकते हैं। ओके, वैसे 3 मेन है, बट आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर हम किसी भी आयरन आर्टिकल को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम उसको पेंट कर सकते हैं। जब अगर उसको पेंट निकला हो तो पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के साथ साथ हम उस पर क्या कहते हैं उसको, हम उसको क्लीन कर सकते हैं और रस्से से बचाने के लिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एक ऑक्साइड की लेयर बिछा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि उसको एटमॉस्फेयर और वेट सरफेस पे ना रखें, जिस कारण वो क्लोराइज ना हो। अगला आता है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी काफी सुनी होगी। स्पॉइलिंग, जैसा मुझे वो स्पॉइलिंग। ओके, ये स्पॉइलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पॉइलिंग के बारे में सबको पता है। अगर मान लो आप किसी भी फैटी और ऑयली सब्सटेंस को, ठीक है, जिसकी ब्रेड को आप बाहर रखोगे तो आपको कुछ देर बाद तो उसमें फफूंद जम जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं रेंसिडिटी। बदबू आने लगती है, खाने लायक नहीं बचती। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के हम बारे में लिखें, when we exposed a oily and fatty food in atmosphere, it
got it got spoiled, it got spoiled and have a horrible taste and smell। ठीक है, ये रहता है कि अगर हम ये चीज़ें वैसे छोटी में, अगर आप इसको बड़ा आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर मैंने मान लो ब्रेड को मैंने बाहर रख दिया है, मान लो ब्रेड, अगर मैं ब्रेड को एटमॉस्फेयर में रख देता हूँ, एटमॉस्फेयर में रख देता हूँ बाहर, ठीक है, तो इसमें फफूंद जम जाती है। ठीक है, जिसमें से इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी बुरी होती है। ठीक है, इसकी स्मेल है वो काफ़ी बुरी होती है कि उसको खाया नहीं जा सकता। कहते हैं मम्मी कहती है ना कि बस सूंघ ले, कि अगर मान लो कि कल की कोई सब्ज़ी पड़ी है तो मम्मी कहती कि अगर फ्रिज में रखी है, कई बार दाल, कई बार ट्रे में जाते हैं तो फिर मम्मी कई बार खाने में आती है तो कई बार दाल के ख़राब हो जाती है तो झाग झगाने लगते हैं। मम्मी कहती है सूंघ ले कि ख़राब हो गई नहीं, तो सूंघ के देखते हो ना कि ख़राब हुआ है तो एक बहुत गंदी स्मेल आती है, मतलब उल्टी करने का मन करता है। वही चीज़ को हम कहेंगे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को हम अब रेंसिडिटी को करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पैस्चराइजेशन कर सकते हैं। पैस्चराइजेशन मान सकते हैं, पढ़ाई होगा, फिर भी एक रिविजन देते हो 6th क्लास का एक रिविजन। ओके, पैस्चराइजेशन में क्या होता है, पैस्चराइजेशन में कि एक एयर टाइट सील में सर अब याद नहीं है ना मेरे को, अब कहते हैं हाँ, एक एयर टाइट सील बॉक्स में अगर हम किसी सामान को रखते हैं तो उसमें वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, और इसको ही हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट। पहले क्या करते हैं, उस डब्बे को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके फिर हम उसमें क्या करते हैं, खाने को रख देते हैं। खाने को गर्म करते हैं और खाने को गर्म करने के बाद डब्बे को गर्म करते हैं, ठंडा करके, और ठंडा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं ठंडे में उसमें खाने के सामान रख देते, बिस्कुट वगैरह, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, हम उसको ये हो गया हमारा पैस्चराइजेशन हो गया। फिर हमारा पैस्चराइजेशन हो गया। अगर समझ आ गया आपको, मैं बोल के समझा जाऊँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जा रही है, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। एक होता है हमारा नाइट्रोजन पैक्स, एक होता है हमारा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अगर किसी को याद हो क्या, हम देखते हैं, हम आजकल फेसबुक वगैरह बहुत देखते हैं, एक वो बंदा है कि वो बोलते हैं ना कि भाई पैकेट खोला भाई ऑक्सीजन आने लग गई, कि मतलब सारी हवा इसमें भर रखी है, क्योंकि वो फूड ब्लॉगर है। ठीक है, तो हमेशा उस जो पैकेट सील होते हैं, पैकेट सील फूड्स होते हैं, उसमें कभी भी नॉर्मल एयर ऑक्सीजन होती ही नहीं है, उसमें होती है नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन पैक्स की जाती है क्योंकि वो आगे तक, वो काफ़ी समय तक वो फ्रेश रह सकता है। वो चिप्स जो होते हैं, चिप्स वेफर्स, वो करारे हैं, खस्ता रह सकते हैं, क्रंचीज रह सकते हैं। ठीक है, और फिर अगला आता है हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन किसी भी खाने के सामान को ठंडी जगह पे रख देना, उसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और बाय एडिंग फैटी और एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और ये होता है एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। किसी भी मतलब अभी नाइट्रोजन का भाई है कि वो
हम ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें जो ऑक्सीजन ना हो और कोई गैस हो, ठीक है, उस चीज़ से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और आपको अगर आप इसको देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना कि मैं आगे आपके लिए एक वीडियो बना सकूँ। और आपका धन्यवाद। ये है द बैक बेंचर्स। मेरा नाम दीपक यादव। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।